जो है ना वो बगलों से ज्यादा बदबू आना, या फिर प्यूबिक रीजन के खास जो हमारे पास बो होती है, अडोर होता है, तो वो हमारे पास ड्यू टू एपोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर्स। ये जो स्किन है हमारी, आज इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। इम्यूनिटी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है कि व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स, ईटीसी ईटीसी। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही हमने एक बात की थी कि जो इम्यूनिटी है ना, जो बॉडी मैकेनिज्म है डिफेंस करने का, कोई भी पैथोजन वगैरह आता है तो उसको डिफेंस करने के जो मैकेनिज्म है बॉडी के पास, वो ब्रॉड लेवल पे तीन स्टेप्स हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और इन तीनों डिफेंसेस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो उसमें से सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, विच इज द बेस्ट डिफेंस। मतलब क्या हुआ कि देखो कि अगर तुम घर है और चाहते हो कि चोर वगैरह या कोई जानवर वगैरह घर के अंदर ना आए, तो क्या करते हो? सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि उन जानवरों को या उन चोरों को घर के अंदर ही ना आने दो। ठीक है। तो बेस्ट डिफेंस क्या है कि उन चीजों को, उन पैथोजेंस को, उन चोरों को घर से बाहर रखो। इसी तरीके से अगर हम बॉडी पे कंसीडर करते हैं तो हमारे अंदर सबसे बेस्ट जो डिफेंस अगर कह सकते हो, सबसे बेस्ट काम क्या है कि भाई पैथोजेंस को अंदर ही नहीं आने दो। लेकिन पैथोजेंस आते हैं। अब हमारी बॉडी के कौन से जो है ना, अब खुद सोचो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये हमारा मेन टॉपिक है। तो खुद सोचो कि हमारी बॉडी के कौन से हिस्से इन्वायरमेंट को एक्सपोज हैं। हम बॉडी में खड़ा हूं, बाकी सारा मेरा इन्वायरमेंट है, तो कौन से हिस्से जो है हमारे वो एक्सपोज हैं टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, जहां से चांसेस हो सकते हैं कि यार बैक्टीरिया अंदर आ जाए। उसमें सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो हमारे पास स्किन है। क्या है? स्किन। तो सबसे पहले स्किन, वो हमारे पास एक फिजिकल बैरियर है एनवायरनमेंट में और हमारे इनसाइड के एनवायरनमेंट में, वो एक फिजिकल बैरियर है। एक वो है, एक ये है जैसे मुंह का सुराख है, नाक का सुराख है, और भी जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी जो सर्फेसिस हैं, लाजमी बात है वो भी डक्ट्स की फॉर्म है, तो उसमें सुराख हैं, बॉडी के अंदर सुराख जा रहे होते हैं, तो वहां से भी चांसेस होते हैं। तो उन सुराखों की गिर्द हमने कहा था कि हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो रही होती है। तो हमारे बॉडी के कौन से दो पार्ट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूअसली जो है लगातार एक्सपोज होते हैं? एक हमारी स्किन और एक हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है। चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे वो हमारे पास रेस्पिरेटरी हो, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन वो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में है। आज हमारे पास जो मेन फोकस है वो है हमारे पास स्किन, द फिजिकल बैरियर बिटवीन द सराउंडिंग एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है? स्किन। तो स्किन के बारे में आज तसल्ली से देखेंगे। कोई शॉर्ट लेक्चर पता है नहीं होता हमारा, तसल्ली से देखते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं फर्स्ट ईयर के, डिफरेंट मतलब एक बोर्ड के उठा लो, दूसरे बोर्ड के उठा लो, तीसरे बोर्ड के उठा लो, तो उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे कंसेप्ट जो है जहां जहां पर भी उनको एक ही जगह पे डिस्कस करें। फिर जो तुम लोगों के काम की बातें होंगी जो तुम्हारी बुक में लिखी हुई उनको उठा लो, बाकी को कंसेप्ट के तौर पर देख लो। तो कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर जो है वो एक ही पार्ट में जो है अपलोड हो जाए, जो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द स्किन है। नहीं तो फिर दो पार्ट्स में, अगर दो पार्ट्स में अपलोडेड हुआ तो फिर दोनों देखना मस्ट है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द स्किन। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द स्किन। जो स्किन है इसके थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के बारे में और उन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है उसके बारे में हमारे पास ये सारा टॉपिक होने वाला है। बड़ा मजे का है क्योंकि हमारे स्किन हमारा पार्ट है, तो अपने पार्ट को एक्सप्लोर करना दैट इज द बेस्ट थिंग। तो एक तो इस हवाले से मजे के, बाकी इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, बहुत मजे के कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके स्ट्रक्चर वगैरह या इसके ये स्ट्रक्चर, इसका काम क्या होता है, वो ईटीसी। ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द स्किन में सबसे पहले अगर इसकी थोड़ी बहुत जनरल इंफॉर्मेशन
तो याद रखना, एक तो हमें पता चल गया कि द फिजिकल बैरियर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के दरमियान फिजिकल बैरियर है वो हमारे पास स्किन है। बेस्ट जो हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्किन है कि पैथोजेंस को अंदर ही ना आने दो। अब क्वेश्चन यही उठते हैं कि यार पैथोजेंस तो हर वक्त हमारे स्किन पे पड़ रहे होते हैं, तो फिर वो अंदर क्यों नहीं आ सकते, या स्किन उसको कैसे अंदर नहीं आने देता। यही तो तजस्सुस है, यही तो क्यूरियोसिटी है जिसको हमने समझना है कि भाई कैसे वो अंदर नहीं आ सकते, स्किन कैसे हमारी प्रोटेक्शन, इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन कैसे कर रहे, समझते हैं। तो दूसरी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास एमसीक्यू के लिए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये किसका फीचर है, ठीक है। इसमें क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसके बाद फिर हमारे पास इनसाइड पे जाए तो लिवर है, बाहर पे आ जाए तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, फिजिकल बैरियर है। उसके बाद इस स्किन को ना, किसको, इस स्किन को हम तीन पार्ट्स में, मतलब तीन लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ये जो एक स्किन है, ये जिसको उठाए तो ये जो पतली सी हमें ये स्किन नजर आती है हमारी, तो इस स्किन को हम किसमें, तीन लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। कौन कौन सी तीन लेयर्स हैं, अभी के लिए यहां से ऐसे सीखो, आगे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हो, ये सारा फिर से मैं मिटाने वाला हूं। तीन लेयर्स, ठीक है। एक लेयर जो हमें दिख रही है, उसका भी जो हमें दिख रही है वो बहुत बड़ा पार्ट है, वो बहुत छोटा पार्ट है, इसके अंदर ये लेयर बाय लेयर नीचे जाती है, ठीक है। और ये बड़ी थिन है, मतलब स्किन हमारी कितनी मोटी होगी, लेकिन फिर भी ये जो ह्यूमन बॉडी का जो स्किन है इसको तीन लेयर्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर हमें नजर आ रही होती है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अब कुछ बुक्स में ये कि स्किन को हम दो लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो तीसरे को इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन इग्नोर होने वाली चीज नहीं है। हालांकि इसमें स्ट्रक्चर थोड़े कम है, लेकिन इग्नोर वाली चीज नहीं है। तो बेसिकली तीन लेयर्स में हम डिवाइड करेंगे। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, अभी के लिए नाम सिर्फ याद रखो। उसके बाद डर्मिस, और उसके बाद हाइपोडर्मिस। क्या है, हाइपोडर्मिस। इसके कई नाम है, ठीक है। हाइपोडर्मिस भी इसका नाम है। उसके अलावा सब क्यूटेनियस लेयर भी इसको बोलते हैं, सब क्यूटेनियस लेयर, या फिर सबक्यूटिस भी इसका नाम है। तीनों नाम जो है वो हाइपोडर्मिस के लिए यूज होते हैं, सबक्यूटिस, ठीक है। तो हमने जो स्किन है, अगर स्किन के स्ट्रक्चर को समझे तो पहले उसके जो लेयर की ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा सा समझना है। सबसे नीचे हमारे पास हाइपोडर्मिस होती है, बीच में डर्मिस होती है, सबसे ऊपर हमारे पास क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। सो इसको समझने के लिए, क्योंकि आगे जो भी हम मतलब समझेंगे, जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, जितना भी हमने स्किन के बारे में समझना है, उसके लिए जो जहन में रखो कि बिलफर्ज ये स्किन है मेरी, ठीक है। इस स्किन को मैंने उखाड़ा, ये यहाँ पे पील ऑफ किया, पील ऑफ करके स्किन को उखाड़ दिया, और ये स्किन मेरे पास, ये स्किन का मैंने छोटा सा पार्ट लिया। क्या लिया, छोटा सा पार्ट। तो जो हम यहाँ पे जितने भी ये ड्रा करेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना, उसको इसी एंगल से देखने कि इस स्किन को तुम इस एंगल से देख रहे हो, ये उसका ऊपर पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा ये टेप इसी काम के लिए कि बिलफर्ज ये इसका सबसे ऊपर पार्ट है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है जो हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है। इसके नीचे अगर मैं निचले वाले को भी उतार दूं, ये सबसे ऊपर एपिडर्मिस, बीच में डर्मिस, और वैसे भी डर्मिस जो है वो थिकेस्ट लेयर है। स्किन के अंदर भी सबसे मोटी लेयर डर्मिस की है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये तीन लेयर्स हैं, और इसको जो भी हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, ऐसा समझो कि तुम इस एंगल से देख रहे हो, इस एंगल से नहीं देखना, मतलब बाहर से नहीं देखना। ये तुमने जो स्किन है उसको छीला, छीलने के बाद उसको इस एंगल से देख रहे हो, तो ये सारी चीजें जितनी भी ऊपर जाएंगी वो इस एंगल से अभी ध्यान में रखना, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीन लेयर्स हो गई, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। अब वन बाय वन इसको हम विद स्ट्रक्चर जो है वो समझते जाएंगे, और उसमें से जो जो भी बातें हैं डिस्कस करने की वो साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो आउटर मोस्ट है वो क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब ही डर्मिस के ऊपर। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो है हमारे पास,
ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होते हैं। ये सेल्स की टाइप्स हैं, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कुछ सिलिएटेड होंगे, वो सिंपल कलमनर होंगे, कुछ कलमनर होंगे, ये पढ़ते आ रहे हैं। तो जो हमारे पास एपिडर्मिस है, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और ये किस तरह के सेल्स होते हैं, मतलब ये कोई खास शेप के नहीं होते, बस बहुत सारे जो सेल्स के हैं वो लेयर्स बनी होंगी ऐसे, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनाते चले जाते हैं, इस तरह के जो सेल्स हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एपिडर्मिस, ये जो स्किन है, वो मोस्टली हमारे पास किसका बना होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स के। एमसीक्यू के लिए बात याद रखो, कभी कभी आ जाती है। तो हम शुरू करते हैं एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, तो यहां से स्टार्ट लेते हैं, यहां से स्टार्ट लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक, और ये हो गया दो, ठीक है। एक तो ये भी सीख लोगे कि स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन कैसे ड्रा करते हैं। हमारे पास क्या बात की हमने कि जो एपिडर्मिस है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। टाइम हमारे पास वैसे भी ज्यादा है, आराम आराम से करेंगे। ये हमारे पास सेल जो है लेयर्स की फॉर्म में जुड़े होते हैं, ठीक है। टाइम इतना नहीं लगने वाला, टेंशन ना लो, चीजों को समझो। मेन बात है कॉन्सेप्ट समझना। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स जो हैं उनके ये हमारे पास जो है स्किन जो है वो बने, एपिडर्मिस खास तौर पर। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर थी। अगर इस लेयर को भी हम मजीद पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी लेयर्स होती है, लेकिन उनमें से 3 लेयर्स जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम उनको 3 लेयर्स के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। एक हमारे पास ये लेयर होगी, एक इसके नीचे लेयर होगी। क्या होगी? इसके नीचे लेयर होगी ऐसे, और एक उसके भी नीचे लेयर होगी, ठीक है। अब ये सारा एपिडर्मिस है, ये सारा क्या है? एपिडर्मिस है। लेकिन इस एपिडर्मिस के भी बहुत सारी लेयर्स है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है समझने के हवाले से, वो हमारे पास 3 तरह की लेयर्स होती हैं। अब जिन बुक्स में ये लेयर्स की बात हुई है वो उसके लिहाज से ठीक है, जिनकी नहीं हुई तो वो कॉन्सेप्ट के लिए देखो। हम ये यहां से शुरू कर दें। ये सारा हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है। जो डर्मिस है और जो हमारे पास हाइपोडर्मिस है उसके नीचे आएगा, ये सारा हमारे पास एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस में सबसे बेसमेंट, सबसे नीचे से हम ऊपर की तरफ आते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं जाता है, नीचे से ऊपर आएंगे। एपिडर्मिस लिया, एपिडर्मिस में सबसे जो निचली लेयर होती है इसको बोलते हैं बेसल लेयर। इसको क्या बोलते हैं? बेसल लेयर। यहां पे मैं लिख लेता हूं बेसल लेयर। बाज बुक्स में इसको बेसमेंट लाइन बोलते हैं, कुछ बेसल लेयर्स होते हैं। तो ये जो बेसल लेयर है, इस बेसल लेयर के ऊपर छोटे छोटे से सेल्स की एक लेयर होती है। सेल्स की क्या होती है? गोलू गोलू से हमारे पास लेयर्स होते हैं सेल्स के। ये इस तरह के मैं सेल्स बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? सेल्स बना लेता हूं। ये बेसमेंट लाइन थी, ये जो ब्लैक हमारे पास दिख रही थी क्या थी? बेसमेंट लाइन थी बेसल लेयर की। ये पूरी बेसल लेयर बनेगी, और इस बेसल लेयर के ऊपर हमारे पास छोटे 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 से सेल्स होते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं बेसल सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? बेसल सेल्स। ठीक हो गया? यहां पे इनको क्या बोलेंगे? बेसल सेल्स। अब ये जो बेसल सेल्स होते हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं एक तरह के सेल्स जिनको बोलते हैं केराटिनोसाइट्स। बेसल सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? केराटिनोसाइट्स। तो ये बेसल सेल्स कन्वर्ट होते हैं केराटिनोसाइट्स में। अब केराटिनोसाइट्स नाम कहीं तो सुना होगा केराटिन का, केराटिनोसाइट्स। और ये रैपिडली, ये मतलब कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। जब तक इंसान जिंदा है ना, ये जो बेसल सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। डिवाइड करते हैं, केराटिनोसाइट्स बनाते हैं, वो पूरी लेयर बन जाती है, फिर उसके नीचे फिर से लेयर बनाते हैं और पुरानी लेयर ऊपर चली जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तो ये हमारे पास बेसल सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। इसलिए इसको तो जर्मिनेटिव, पता नहीं, जर्मिनेटिवम, हाँ जर्मिनेटिवम जो लैटिन में उसको कहते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, वो
अगर है तो बस उसको ये समझो ये बेसल सेल्स हैं। इन बेसल सेल्स ये काम क्या करते हैं, ये केराटिनोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। यही बेसल्स हमारे पास मेलानोसाइट्स को भी प्रोड्यूस करेंगे। तो अब इसको हम समझते हैं, केराटिनोसाइट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एपिडर्मिस। ये केराटिनोसाइट्स जो है ये सेल्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली जो सेल्स हैं केराटिनोसाइट्स, इसको मैं यहां पे ऐसे बना लेता हूं। ये शुरू में गोल गोल से होते हैं, क्या होते हैं, गोल गोल से होते हैं केराटिनोसाइट्स। ये केराटिनोसाइट्स एक किस्म के हमारे पास प्रोटीन मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं केराटिन। क्या बोलते हैं, केराटिन। केराटिन क्या है, एक प्रोटीन मिक्सचर है, मतलब मैक्सिमम ये प्रोटीन ही है, प्रोटीन मिक्सचर है। कौन बनाते हैं उसको, केराटिनोसाइट्स बनाते हैं। केराटिनोसाइट्स कहां पर है, केराटिनोसाइट्स हमारे पास एपिडर्मिस में है। लेकिन वो केराटिनोसाइट जो कि बेसल सेल्स जिसको बना रहे हैं वो हमारे पास अभी लिविंग है, इसमें प्रोडक्शन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है। तो ये प्रोटीन मिक्सचर जिसको केराटिन बोलते हैं। अब ये केराटिन हमारे के कौन कौन से पार्ट्स बनाता है, ठीक है। एक तो ये डर्मिस, एपिडर्मिस जो है उसको बना रहा है, हमारे बाल बना रहा है। उसके बाद नाखून जो है वो भी हमारे पास कौन बनाता है, वो भी हमारे पास केराटिन जो है वही बनाते हैं। तो ये केराटिन प्रोटीन जो है, अब ये क्या करेगा, ये एक लेयर बन गई, ठीक है। जैसे जैसे ये लेयर ऊपर उठती चली जाएगी, ये लेयर क्या होती जाएगी, ऊपर उठती चली जाती है। क्या, क्यों उठेगी, अभी हमने बात डिस्कस की थी। ये जो पुरानी लेयर है ये ऊपर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो बेसल सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, और केराटिन जो सेल्स हैं उनकी नई लेयर बन रही होती है नीचे की तरफ, ठीक है। जो पुरानी लेयर है वो ऊपर चली जाती है, और जैसे जैसे ये ऊपर चली जाती है, शुरू में ये थोड़े गोल गोल से होते हैं, चकोर चकोर से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर चले जाते हैं ये फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो सेल्स हैं, अब ये बेसल सेल से, बेसल लाइन से जैसे जैसे ये ऊपर चलते जाते हैं, पेपर ऊपर चलते जाते हैं, तो ये फ्लैट होते चले जाते हैं। ये बात याद रखना, एक तो ये फ्लैट होते चले जाएंगे, दूसरा ये है कि इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। अभी हम वो डिस्कस कर लेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलते तो ये आहिस्ता आहिस्ता मरते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं। तो ये आते 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 इस ऊपर वाली लेयर पे पहुंच जाते हैं। ये हमारी लेयर शुरू हुई थी, ये आते आते ऊपर वाली लेयर पे पहुंच जाता है। ऊपर वाली लेयर जो है वो भी वक्त के साथ साथ 20-25 दिन बाद हमारी जो ऊपर वाली स्किन की लेयर है वो शेडिंग आउट होती है, वो गिर जाती है, वो खत्म हो जाती है, उसकी जगह नई स्किन आ रही होती है। कंटिन्यूसली ये काम हो रहा होता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर आते जाएगी ये फ्लैट होती चली जाती है और आपस में कनेक्ट होती चली जाती है। फिर ये ड्राई होती चली जाती है, खुश्क होती चली जाती है, इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, इसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता, तो ये सेल्स मरते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं। और जैसे वो मरते चले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या, केराटिनोसाइट्स डेड सेल्स होंगे जो कि हमारे पास ये सबसे बाहर आते चले जाएंगे। अब ये मरे हुए सेल्स हैं, इनमें कोई पानी वगैरह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक हो गया, इसमें कोई जिंदगी नहीं होती, डेड सेल्स हैं। लेकिन बन वो बेसल लाइन में रहे, बेसल लाइन में बनने के बाद वो दूसरी लाइन में आते हैं। ये जो हमारे पास दूसरी लेयर है एपिडर्मिस की, इसको बोलते हैं स्क्वैमस लेयर। क्या बोलते हैं, स्क्वैमस लेयर। अब स्क्वैमस लेयर जो है वो बेसिकली वही स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स का तो बना होगा, लेकिन यहां पे मतलब है ये स्पाइनी स्पाइनी सा होता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे ये जो प्रोटीन्स है, ये जो स्ट्रक्चर है मसल्स का, वो ऐसे ऊपर स्पाइनी स्पाइनी फॉर्म में ये बन रहे होते हैं, इसकी वजह से उसको स्क्वैमस लेयर जो बोलते हैं। अब ये दूसरी लेयर है एपिडर्मिस की। उसके बाद सबसे ऊपर जो लेयर है, ये जो तीसरी लेयर है, ये लेयर जो हमें नजर आ रही है, इसको बोलते हैं हॉर्नी लेयर। क्या बोलते हैं, हॉर्नी लेयर। वो वाला हॉर्नी नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, ये वो वाला हॉर्नी है जो जानवरों के सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, ये वो वाला हॉर्नी है, ठीक है। तो ये अब इसको हॉर्नी लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे ये केराटिनोसाइट्स हैं ये ऊपर आते जाएंगे, ये मरते चले जाते हैं, और मरने के साथ साथ ये सख्त होते चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जिस तरह वो जानवरों के सींग होते हैं ना, उनमें भी कोई जान नहीं थी लेकिन वो बढ़ रहे होते हैं, तो बेसिकली वो सींग जो है वो उसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं लेकिन उसमें कोई जान नहीं होती, वो सख्त होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है ये भी तकरीबन बेजान ही होती है, इसमें डेड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, इसमें कोई जिंदगी जो है ना वो ज्यादा नहीं होती। तो ये सबसे ऊपर जब ये केराटिनोसाइट्स पहुंचेंगे तो ये हमारे पास डेड हो चुके होंगे केराटिन के फॉर्म में, और ये हमारे पास हॉर्नी लेयर बनाएंगे। इसका एक दूसरा नाम है स्ट्रेटम। क्या नाम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम।
जो नाम तुम लोगों को अच्छा लगता है, हॉर्नी लेयर या स्ट्रेटम कॉर्नियम, तुम लोगों की मर्जी है। तो ये यहाँ पे पहुंचा दे। अब ये तीन एपिडर्मिस के, सबसे पहले हमने एक अभी तक चीज डिस्कस की, केराटिनोसाइट्स। किसके अंदर केराटिनोसाइट्स होते हैं? केराटिनोसाइट्स क्या है? केराटिनोसाइट्स केराटिन रिलीज करते हैं, और ये केराटिन हमारे बाल, हमारे नाखून और हमारे स्किन के जो अपर पार्ट है उसको बनाता है। उसके बाद इस एपिडर्मिस के अंदर एक और तरह के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट्स। मैं दूसरे सेल्स जो हैं उसको ग्रीन कर देता हूं। ये हमारे पास जो सेल्स हैं ये क्या है? मेलानोसाइट्स है। मेलानोसाइट्स जो हमारे पास सेल्स होते हैं, अब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेल्स हैं। एक हमारे पास हो गए केराटिनोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स। एक हमारे पास दूसरे जो फॉर्म आएंगे वो है मेलानोसाइट्स। अब मेलानो नाम फिर कहीं से सुना होगा, नहीं सुना तो अभी बता देता हूं। मेलानोसाइट्स भी स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल्स हैं जिसमें होता बेसिकली क्या है कि जो मेलानोसाइट्स हैं वो हमारे पास एक पिगमेंट रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं मेलानोसाइट्स? ये एक पिगमेंट रिलीज करेंगे। कौन से वाला? मेलानिन। मेलानिन, जो भी सही नाम लगता है, मेलानिन पिगमेंट रिलीज करते हैं। और इस पिगमेंट का काम क्या होता है? इस पिगमेंट का काम होता है कि जो सन से हमारे पास यूवी रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, जो कैंसर काजिंग हमारे पास रेडिएशंस आती हैं सन से, उनको ये क्या कर देता है? अब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसको अंदर नहीं आने देता। किसके? बॉडी के। तो ये यूवी लाइट से प्रोटेक्शन करते हैं। कौन? मेलानोसाइट्स। और ये मेलानिन जो है बेसिकली, तो और यही मेलानिन जो है जब ये ज्यादा, अब ये अगर किसी बंदे में ज्यादा रिलीज हो रहे हैं तो उसकी स्किन डार्क होती है। जिस बंदे में ये कम रिलीज होते हैं, मेलानिन कम होता है, मेलानोसाइट्स जो है वो मेलानिन कम रिलीज करते हैं, वो थोड़े गोरे चिट्टे होते हैं। ये सिंपल है। जो मेलानिन जो है, इसी पिगमेंट की वजह से जो बॉडी का कलर है, जो स्किन कलर है, वो डिफाइन होता है कि वो गंदमी है, वो सांवला है, वो स्याह फार्म है, वो सफेद फार्म है, जो भी है, गोरा है, चिट्टा है, जैसा भी है, लेकिन जो स्किन कलर है वो हमारे पास मेलानिन जो पिगमेंट है वो डिफाइन करेगा। और इस मेलानिन को कौन रिलीज करते हैं? इसी एपिडर्मिस के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको मेलानोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट्स। इस मेलानोसाइट्स के अलावा भी एक तरफ तो ये सेल्स होंगे, एपिडर्मिस के अंदर केराटिनोसाइट्स हो गए, उनका काम भी पता चल गया, मेलानोसाइट्स हो गए, उनका काम भी पता चल गया। तीसरे तरह के जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स। कौन से? लैंगरहैंस सेल्स या फिर एलसीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर पर इम्यूनिटी के हवाले से जो हमारे पास है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स आर लैंगरहैंस सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इम्यूनिटी। अब ये जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, शक्ल इनकी भी डेंड्राइटिक सेल्स की तरह होती है। यहां पे बना लेते हैं, इनकी शक्ल्स भी तकरीबन ये ऐसे ही होते हैं, जैसे डेंड्रियाटिक अमीबा टाइप के जो ना, इस तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये इम्यूनिटी में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लैंगरहैंस सेल्स जो हैं वो काम ही उनका इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो ये भी हमारे पास इसी एपिडर्मिस जो है उसमें बने होते हैं ऐसे। यहाँ पे मैं कुछ बना लेता हूं, और ये डेंस नेटवर्क है, ये नहीं है कि कुछ होंगे, बहुत ज्यादा हमारे पास ये एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एलसी सेल्स। ठीक है, इसी तरीके से एक यहां पर भी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे डेंड्रियाटिक सेल्स होते हैं इम्यूनिटी के, वो भी डिस्कस करेंगे। या जैसे न्यूरॉन्स अगर किसी ने देखे हैं, लेकिन ये न्यूरॉन्स नहीं होते, इसको लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं, जो कि इम्यूनिटी में इसका बहुत ज्यादा रोल है। और वो भी अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या है? एडाप्टिव इम्यूनिटी में। अब बेसिकली होता क्या है कि यही लैंगरहैंस सेल्स जो है, एपिडर्मिस की जो लैंगरहैंस सेल्स हैं, ये इस बात को डिफाइन करेंगे कि अगर कोई पैथोजन आया है या किसी मच्छर ने काटा है या कुछ भी हुआ है, तो मैंने किस तरह का रिस्पॉन्स शो करना है। मैं एडाप्टिव यही होता है ना कि तुम रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हो। तो ये इन्फ्लेमेशन भी करा सकते हैं, और इवन ये हमारे पास टॉलरेंस भी कर सकते हैं कि अगर कहीं पे थोड़ा सा थप्पड़ वगैरह लग गया तो स्किन को थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ है ना यार, कुछ शॉक वगैरह जो भी है, या यहाँ पे कोई पैथोजन आया है या किसी मच्छर ने काटा है, तो अब ये लैंगरहैंस सेल्स जो है वो डिफाइन करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि यार इस जगह ने इन्फ्लेम करना है, मतलब यहाँ पे सूजन होनी है, या इसको ऐसे ही रहने देना, ये टॉलरेट करे बॉडी।
ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंजरी वगैरह होती है, हमारे पास कोई स्किन यहीं से पील ऑफ हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, उसके बाद अब लाजमी बात है अगर कोई इंजरी है तो वहां पे फिर पैथोजन के आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इसके अलावा कोई और पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल ना आ जाए, तो यही लैंगरहैंस सेल्स जो है वो फिर जो बाकी हमारे पास इम्यूनिटी है उसको प्रोवोक करेंगे। वो फैगोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट को, सारों को जो है वो पैगाम भेजेंगे, उनको उधर पास बुलाएंगे। तो वो भी क्या कौन करते हैं? लैंगरहैंस सेल्स करते हैं। क्या करते हैं? लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। उसके बाद ऊपर वाली लेयर ये डेड लेयर है, ठीक है। ये वक्त के साथ साथ उतर रही होती है, इसमें कोई जिंदा चीज नहीं, ये डेड लेयर है। और इसको क्या बोलते हैं? हॉर्नी लेयर। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें भी हमारे पास डेड कैरोटिनोसाइट्स होते हैं। यही कैरोटिनोसाइट्स जो कि अभी बन रहे और आस्ता आस्ता ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आते आते वो मर चुके होते हैं। जैसे हमें कोई जख्म होता है स्किन में, अमूमन हमने देखा जब जख्म होता है, कोई जगह छिल जाती है, तो जब नहीं बन रही होती वो अंदर से आस्ता आस्ता वो स्किन हमारी ऊपर आ रहे होते, और ऊपर आते आते उसके जो बाकी टोन है वो हमारी तरह बाकी स्किन के साथ वो ब्लेंड कर जाती है। तो वो स्किन क्या है कि नीचे जो केराटिनोसाइट्स हैं वो जिंदा है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर आते जाएंगे तो जो पहले वो फ्लैट भी होते चले जाएंगे, आपस में जुड़ते भी चले जाएंगे, और क्या होंगे? मरते भी चले जाएंगे। तो ये जो इन्वायरमेंट, ये जो हॉर्नी लेयर है, ये हमारे पास तकरीबन डेड स्पेस है। और ये जो डेड स्पेस है, अभी हम फंक्शन, वो जो मेन फंक्शन है उसको हम आस्ता आस्ता डिस्कस करेंगे। दैट वाज एपिडर्मस। ये जो हमारे पास स्किन है उसके सबसे जो पतली हमारे पास लेयर थी, क्या थी? पतली लेयर है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो बहुत पतली है हमारे पास। ये वाली लेयर थी, अभी हमने ये वाली लेयर डिस्कस की है। क्या किया? ये वाली लेयर डिस्कस की है। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो जो हमारे ये वाली जगह है, ये जो आईलिड्स के ऊपर ये जो हमारे पास पलके हैं, और इन पलकों पे जो स्किन है, इस स्किन का जो एपिडर्मस है ये तकरीबन 0.05 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? इसकी जो थिकनेस है वो 0.05 मिलीमीटर होता है। अब स्केल उठा के देख लो कि 0.05 कितनी पतली हमारे पास लेयर होगी। वो भी एपिडर्मस, उसके अंदर ये 3 लेयर उनको तो छोड़ दो। लेकिन अगर हम बात करें पाम्स की या जो फीट की, तो यहाँ पे जो एपिडर्मस है वो थोड़ी सी मोटी होती है, 1.5 मिलीमीटर थिक हो सकती है। एक बात, उसके बाद जो मेन हमारे पास स्किन का पार्ट है, वो स्किन का पार्ट है कौन सा वाला? एपिडर्मस के बाद डर्मस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्किन। दूसरा क्या है जो लेयर है? वो है डर्मिस। क्या हमारे पास है? डर्मिस। डर्मिस क्या है? ये जो हमारे पास आखिरी लेयर थी किसकी? एपिडर्मिस की। कौन सी वाली? बेसल लेयर, या जो बेसमेंट लाइन है। इसके बाद नीचे हमारे पास सबसे जो थिकेस्ट लेयर ऑफ द स्किन है वो डर्मिस है। वो क्या हमारे पास है? डर्मिस। तो इसके नीचे बाकी फिर डर्मिस शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? डर्मिस। ये बेसल लाइन है, ये हमारे पास बेस लाइन है। इस बेसमेंट लाइन या इस बेसल सेल लेयर जो है, उसके बाद हमारे पास सारी डर्मिस है। क्या है हमारे पास? है डर्मिस। अब इस डर्मिस के अंदर, ये जो डर्मिस लेयर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी डर्मिस के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे? इसी डर्मिस के अंदर होंगे। उसमें सबसे पहले हम बनाते हैं हेयर फॉलिकल। क्या बनाते हैं? हेयर फॉलिकल। ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी डर्मस और हाइपोडर्मस तक गए होते हैं। तो ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। उसके साथ में ये स्ट्रक्चर अभी से बना लूं, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये ऊपर जाओ, इस तरह के एक स्ट्रक्चर, इसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हेयर फॉलिकल क्या है? हेयर फॉलिकल बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एज अ शीथ काम करती है, म्यान के तौर पर काम करती है। किसके तौर पर? जैसे वो ड्रामों में देखते हो तलवार निकाल लेते हैं म्यान से, तो फिर यह तलवार दोबारा से म्यान में डाल लेते हैं। तो यहां पर ये जो हेयर फॉलिकल है ये भी एज अ शीथ काम करती है। क्या काम करती है? एज अ शीथ, SHEATH। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास बाल, यहां से हमारे पास हेयर फॉलिकल्स ने सराउंड किया होता है हमारे बालों को। बाल जो स्किन के अंदर घिसे होते हैं ना, ये तो बाहर जो नजर आ रहे हैं ये तो और चीज है, ये अंदर स्किन के अंदर भी ये गए होते हैं। तो स्किन के अंदर जो है उन बालों को सराउंड किया होता है हेयर फॉलिकल्स ने। किसने? हेयर फॉलिकल्स ने। तो यहां से मैं बना लेता हूं, बाल हमारे किस तरह के होते हैं? काले होते हैं, तो काले बना लेता हूं। ये हॉर्नी लेयर को अभी हम हटा देते हैं। यहां से बाल शुरू करते हैं क्योंकि स्किन से बाहर भी निकालना है। ये
बहुत मोटा बाल हो गया, लेकिन ये यहां से ये हेयर बल्ब है, ठीक है, जो बेसमेंट ऑफ द हेयर है। और ये हमारे बाल ऐसे जो है वो बाहर को स्किन से बाहर निकले होते हैं। तो इन बालों को, इन हेयर्स को सराउंड किसने किया होता है? इन बालों को सराउंड किया होता है हेयर फॉलिकल्स ने। और ये जो जगह है, ये जो बेसमेंट है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेयर फॉलिकल। क्या बोलेंगे? हेयर फॉलिकल। ये जगह हेयर फॉलिकल है और ये किस में है? ये हमारे पास डर्मिस में। सबसे पहले हेयर फॉलिकल है जिसने इस हेयर बल्ब को, ये बाल है और ये इसके जो बेसमेंट है, इसको बोलते हैं हेयर बल्ब। क्या बोलते हैं? हेयर बल्ब। तो इसने हेयर बल्ब को बेसिकली क्या होता है? सराउंड किया होता है। ये शीट जो, इसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। इसी हेयर फॉलिकल के साथ हमारे पास एक एक्स्ट्रा ग्लैंड अटैच हुआ होता है, एक तूतू सा अटैच हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सेबेशियस ग्लैंड। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हेयर फॉलिकल के साथ क्या अटैच्ड है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अटैच है। ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड। अब ये जो सेबेशियस ग्लैंड है किसके साथ अटैच है? अटैच टू हेयर फॉलिकल्स के साथ होता है। तो ये सेबेशियस ग्लैंड एक किस्म का ऑयल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एक ऑयल रिलीज करता है जिसको सीबम बोलते हैं। तो इसको ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये जो ऑयल रिलीज करता है इसको क्या बोलते हैं? रिलीज सीबम। अब ये सीबम कहीं देखा है? अमूमन देखा होता है। ये जो हमारे खास तौर पर जब हम सोए होते हैं और जब उठते हैं तो हमारा जो चेहरा होता है, हमारी बॉडी है, वो बड़ी ऑयली ऑयली सी फील हो रही होती है। तो वो क्यों? क्योंकि वो जो सेबेशियस ग्लैंड है वो उस ऑयल को रिलीज कर रहे होते हैं। क्या रिलीज कर रहे होते हैं? उस ऑयल को। और ये जो सेबेशियस ग्लैंड है वो यहां से एक नाली के जरिए हेयर पोर तक जाते हैं। ऐसे एक नाली होती है, इसके साथ साथ उसके थ्रू यहाँ पे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिससे वो ग्लैंड बाहर स्किन के ऊपर आएगा। और ये जो डक्ट है, ये जो नाली है, इस नाली को बोलते हैं सेबेशियस डक्ट। क्या बोलते हैं? सेबेशियस डक्ट। जो आगे हेयर्स के साथ जहां से बाल निकल रहे होते हैं वहीं पे हमारे पास इसके भी सुराख होते हैं। तो वो ग्लैंड जो है वो ऑयल भी निकाल रहा होता है। अब ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ये तो एक हो गया। अभी हमने चीजें अभी समझनी है, ये जहन में रखो। क्या है? सेबेशियस ग्लैंड जो कि एक ऑयल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एक ऑयल। ये ग्लैंड है जो कि सीबम ऑयल रिलीज कर रहा होता है। ये बात हो गई। उसके बाद इसी डर्मिस के अंदर एक क्या हुआ? डर्मिस के अंदर एक तो हेयर फॉलिकल्स को डिस्कस कर लिया, एक उसी के अंदर सेबेशियस ग्लैंड भी उसके साथ मुंसलिक था तो उसको डिस्कस कर लिया। इसके अलावा इससे हमारे पास जो क्या है, जो डर्मिस है, इसी डर्मिस में ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स, जो के हमारे पास ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड को टुवर्ड्स द स्किन ऑफ द सेल्स ऑफ द स्किन। अब ये ब्लड वेसल्स हैं जिसमें कुछ आर्टरीज होंगी, कुछ हमारे पास वेन्स होंगी। तो वो उस हिसाब से देख लो, ठीक है। वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई, ये पूरे यहाँ पे एक जाल जो है वो फैलाया होगा इन्होंने। क्या फैलाया होगा? ब्लड कैपिलरीज का जो जाल है वो फैला होता है इधर। ठीक हो गया। तो एक हम तीसरी बात हमारे पास क्या हो गई कि इसी डर्मिस के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। क्या है? ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? खून को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो सेल्स हैं, ये जो लिविंग सेल्स हैं, जो स्किन के सेल्स हैं, इन स्किन के सेल्स को क्या चाहिए होते हैं? इनको चाहिए होते हैं ऑक्सीजन। ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें तो उसको निकालने की इसको जरूरत है। तो वो इस ब्लड के थ्रू, इवन ये जो हमारे पास एपिडर्मस है जो कि विटामिन डी सन की मदद से बनाता है, उस विटामिन डी को पूरी बॉडी में फैलाया जाता है। किसके थ्रू? इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू फैलाया जाता है ना। तो ये ब्लड वेसल्स का जो सिस्टम है वो भी डर्मिस के अंदर है। और ये डर्मिस के अंदर है, एपिडर्मिस के अंदर नहीं है। तो इसी वजह से हमारे पास यहां जो सेल्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तो उनको फिर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होते, तो वो मर जाते हैं। ये एक उसकी रीजन थी। तो एक हमारे पास इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती। इसके अलावा हमारे पास और भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां पे मैं बना रहा हूं, देख के अंदाजा कर लेना मैं क्या बनाता हूं। ठीक है, ये डेंड्राइटिक सेल और एक्सॉन्स बनाए। यहां पे हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं।
क्या होते हैं, नर्व की एंडिंग्स होती है। हमारे दिमाग के साथ जो स्किन का कनेक्शन है वो किसके थ्रू होता है, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स के थ्रू होता है, वो भी इसी डर्मिस के अंदर है। ठीक है, यहां से एपिडर्मिस से आते आते डर्मिस तक, हाइपोडर्मिस से डर्मिस तक पहुंची होती है। तो जो नर्व एंडिंग्स है वो भी हमारे पास इसी किसके, डर्मिस के अंदर है। अब इन नर्व एंडिंग्स का काम क्या होता है, किसी ने हमें टच किया, हमें महसूस हो गया, हमें दर्द हो रहा है, हमें महसूस हो जाता है, या इस तरह के जो काम है जो कि हमारे दिमाग से रिलेटेड है, तो उसको रेगुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नर्व एंडिंग्स। इन्हीं नर्व एंडिंग्स के अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से वाले, पेन रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर्स। इन्हीं नर्व एंडिंग्स के अंदर हमारे पास टच रिसेप्टर्स होते हैं, किसी ने टच किया तो हमें पता चल गया। और इसी के अंदर हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन का सीन भी होता है। वो कैसे, बिल्कुल बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, जब बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो हमारा जिस्म कांपना शुरू कर देता है, शिवरिंग होती है। तो वो शिवरिंग के दौरान क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड में तो उस टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ शिवरिंग। अब वो शिवरिंग जो है वो तो मसल्स करते हैं, जो स्किन के अंदर मसल्स हैं वो शिवरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पैगामात किसके थ्रू पहुंचाए जाते हैं, नर्व एंडिंग्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं, इन नर्व एंडिंग्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा टच रिसेप्टर्स हो गए, पेन रिसेप्शन हो गई, जो दर्द का महसूस होना, टच का महसूस होना, किसी ने छुआ तो हमें महसूस हो गया, वो भी इसी नर्व एंडिंग्स की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको स्वेट ग्लैंड्स के साथ, कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, हमारे अंदर वो पसीना बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, लेकिन उनको कौन कहेगा कि आप पसीना बाहर निकालो, कौन कहेगा कि आप पसीना निकालो, वो भी नर्व एंडिंग्स का काम है। तो ये अब इसी से रिलेटेड हमें एक बात और याद आ गई, और वो क्या है हमारे पास, कि डर्मिस के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस कर ली। डर्मिस के अंदर हमने डिस्कस कर लिए कि हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व सेल्स, नर्व एंडिंग्स होती हैं, और हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स क्या है, स्वेट ग्लैंड्स। यहां पे यही से डिस्कस कर लेते हैं, यहां पे इसका हम सुराख सा बना लेते हैं, और ये स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, अब भी इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि बाकियों की निस्बत में ये नजर आ जाए। इस तरीके से हमारे में नाली का एक निज़ाम है, जो नीचे एक पूरा ग्लैंड होता है, इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि कुछ ग्लैंड लगे भी। ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। ये जो पसीना हमें आता है ना, उस पसीने में वो जो पानी है, जो पानी को उठा के यहां से यहां तक लाता है, इसको बोलते हैं, जो पसीना है वो स्वेट ग्लैंड्स है। तो इसको जनरेट करने के लिए जो ग्लैंड्स हमारी स्किन के अंदर है, डर्मिस के अंदर है, वो क्या है, स्वेट ग्लैंड्स है, जो कि पसीना होता है। यहां से पानी जो ना उठा के, अगर पानी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, पानी अगर गर्मी ज्यादा लग रही हो तो यहाँ से पानी गर्म होकर बाहर निकल जाता है, वहां पर इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, उसकी वजह से हमें ठंडक फील होती है, वो सारा सीन होता है। तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी हमारे पास किसके अंदर होते हैं, डर्मिस के अंदर। और याद रखना, डर्मिस में जो स्वेट ग्लैंड होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है मैरोक्राइन। अब जो स्वेट ग्लैंड्स है इसकी दो टाइप्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक मैरोक्राइन, या इसका एक दूसरा नाम भी है इक्राइन, ECC वाला। ठीक है, इक्राइन। तो एक्राइन ग्लैंड या मैरोक्राइन ग्लैंड, और ये, और दूसरा हमारे पास जो टाइप है वो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। तो दो टाइप्स हैं हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स की, एक एपोक्राइन है और एक मैरोक्राइन है। दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस सुन लो कि जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड और मैरोक्राइन स्वेट ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। तो जो मैरोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है, मैरोक्राइन से पहले हम एपोक्राइन को डिस्कस कर लें। एपोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में नहीं होते, बड़ी खास रीजन है जहां के अंदर हमारे ये जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे आर्मपिट्स हो गए, बगल, ठीक है, बगलों में हमारे जो स्किन है उसके अंदर एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। इसी तरह जो प्यूबिक रीजन है, जो नाफ के नीचे हमारा रीजन है जेनेटिल्स के साथ, ये जो रीजन है, इस यहां पर जो होते हैं वहां पर भी हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो एपोक्राइन ग्लैंड जो ये स्पेशलाइज्ड हमारे पास स्वेट, एक स्पेशल किस्म का पसीना रिलीज करते हैं, जो कि थोड़ा सा मिल्की सा होगा, मतलब थोड़ा सा चेंज होगा, आम पसीने से हटके होता है। तो ये जो मिल्की स्वेट है हमारे पास, ये जो खास किस्म का पसीना है, इस पसीने के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। कौन से वाले बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया जो कि अडोर प्रोड्यूस करते हैं, ये जो बॉडी की बदबू है खासतौर पर
एक खास किस्म की जो बू आती है, जो अडोर है बॉडी का, वो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। और वो बैक्टीरिया को नरिश कौन करते हैं, उनको ग्रोथ में हेल्प कौन करवाता है? ये जो एपोक्राइन से निकलने वाला स्वेट है, इस स्वेट की वजह से वो बैक्टीरिया नरिश करते हैं और वो फिर एक अडोर जो बॉडी का है वो जनरेट होता है। तो खास तौर पर जो है ना, वो बगलों से ज्यादा बदबू आना, या फिर प्यूबिक रीजन के खास जो हमारे पास बो होती है, अडोर होता है, तो वो हमारे पास ड्यू टू एपोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ है? प्यूबिक रीजन में और आर्मपिट्स में होते हैं। जो दूसरे हैं वो हमारे पास क्या है? मैरोक्राइन, ट्रू स्वेट ग्लैंड्स, जो कि प्रॉपर पसीना रिलीज करते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं। तकरीबन एक इंसान के अंदर 3 मिलियन से ज्यादा जो ग्लैंड्स हैं, वो स्वेट ग्लैंड्स है, वो प्रेजेंट होते हैं। 3 मिलियन कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रू ग्लैंड्स हैं जो कि पसीना जो होम्योस्टेसिस टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये जो हमारे पास डर्मिस के अंदर होता है, वो हमारे पास बेसिकली मैरोक्राइन होता है। क्या होता है हमारे पास? मैरोक्राइन। तो एक हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी हो गई, एपोक्राइन, मैरोक्राइन। एपोक्राइन को अभी हमने यहां पे बनाया नहीं है, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि जो एपोक्राइन है वो बेसिकली यहां से मैं बना लेता हूं। जो एपोक्राइन है वो होता है हमारे पास हाइपोडर्मिस के अंदर। ठीक है, वो ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड बेसिकली हाइपोडर्मिस के अंदर होता है, जबकि मैरोक्राइन ग्लैंड जो ट्रू स्वेट ग्लैंड है वो हमारे पास डर्मिस के अंदर होता है। और ये जो नाली है जिसकी यहाँ पे पोर होगा, स्वेट पोर जिसको बोलेंगे, जो स्किन को मतलब खोलेगा, उसको पानी जो स्किन के ऊपर आएगा, और जो डक्ट है इसको स्वेट डक्ट बोलते हैं। ठीक है, या मैरोक्राइन स्वेट डक्ट। तो स्वेट डक्ट होगा। अब ये हो गया हमारे पास हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, और क्या है? स्वेट ग्लैंड्स हो गए। एक और भी इंपॉर्टेंट हमारे पास इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स। एक वेसल्स तो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, एक इसके अलावा भी वेसल्स होते हैं जिसको बोला जाता है लिम्फ वेसल्स। इसको मैं ब्लू बना लेता हूं इधर ही कहीं। ये हमारे पास इस तरह के वेसल्स होंगे, लिम्फ वेसल्स, जो कि क्या रिलीज करेंगे? इसी डर्मिस के अंदर लिम्फ को रिलीज करेंगे। अब लिम्फ हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर ये जो हमारे पास इम्यूनिटी के जितने भी सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, फैगोसाइट्स हो गए, जितने भी जो इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स हैं, जो किलर सेल्स हैं या जो भी सेल्स हैं, वो इस लिम्फ वेसल्स के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट होते हैं बेसिकली। तो ये लिम्फ वेसल्स हैं वो भी इसी डर्मिस के अंदर है। तो यहाँ पे जो इम्यूनिटी से रिलेटेड काम है वो भी हो रहा होता है स्किन के अंदर। तो ये लिम्फ वेसल्स भी होगी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और क्या था? और ये अब मेन जो बात है कि ये जो डर्मिस है ये खुद भी तो क्या है? किसी प्रोटीन का ही बना हुआ है ना। ये जो लेयर है वो खुद भी तो किसी प्रोटीन की बनी हुई है। तो जो डर्मिस की लेयर है वो किस प्रोटीन की बनी होती है? वो बनी होती है कोलेजन और इलास्टिन की। इसकी तो इसके डर्मिस के अंदर हमारे पास कोलेजन और इलास्टिन जो प्रोटीन्स हैं वो भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब ये कोलेजन ये एक प्रोटीन है जिसको कौन रिलीज करते हैं? फिब्रोब्लास्ट रिलीज करते हैं। फिब्रोब्लास्ट वो स्पेशलाइज्ड स्किन सेल्स हैं जो कि कोलेजन को रिलीज करते हैं। और कोलेजन क्या है? वो एक नॉन सोल्यूबल जो है वो एक प्रोटीन है जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं है। और ये अच्छी बात है कि अगर ये प्रोटीन पानी में सोल्यूबल होती तो जैसे हमारे पर पानी गिरता हमारी स्किन जाया हो जाती। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो हमारे पास कोलेजन है, ये एक कोलेजन और एक दूसरा इलास्टिन। ये एक तो जो स्किन में हमारे पास रेजिलियंस है, ये जो स्किन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर ये जो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी मतलब क्या है कि मैंने ये स्किन खींची, ठीक है, अब ये स्किन खींची तो अगर ये इलास्टिक ना हो तो ये दोबारा अपनी जगह पे ना जाए, लेकिन इसको मैं जैसे छोड़ता हूं ये दोबारा अपनी जगह पे चली जाती है ड्यू टू इलास्टिन जो हमारे पास प्रोटीन है या कोलेजन प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन की वजह से इसमें सख्ती आ जाती है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो थोड़ी सख्त भी होती है और इलास्टिक भी होती है ड्यू टू इलास्टिन। तो वो भी हमारे पास इस डर्मिस के अंदर है। तो इस डर्मिस के अंदर हमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली कि इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसी के अंदर सेबेशियस ग्लैंड है, इसी के अंदर हमारे पास नर्व एंडिंग्स हैं, इसी के अंदर हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं और इसी के अंदर हमारे पास लिम्फ वेसल्स हैं, इसी के अंदर हमारे पास कोलेजन और इलास्टिन जो है वो प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट बात जो कि इम्यूनिटी के हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेबेशियस ग्लैंड है जो कि सीबम ऑयल को रिलीज कर रहा था, ठीक है, और ये जो स्वेट ग्लैंड है जो कि पानी को रिलीज करते हैं, ये जो जितनी भी सिक्रीशंस हैं ये सिक्रीशंस कहां होती हैं? ये सिक्रीशंस होती है हमारे पास इसी हॉर्नी लेयर के ऊपर, ये जो डेड स्किन है इसी के ऊपर ये सिक्रीशंस हो रही होती हैं।
तो इन सिक्रीशंस की वजह से क्या होता है कि ये जब पानी है, तो एक तो वो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, उसको एक अलग कॉन्सेप्ट पे कर दो। इस पसीने के अंदर, ये सीबम ऑयल के अंदर हमारे पास नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं, ऐसी जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गई, इस तरह के जो कुदरती एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को मारने में हेल्प आउट करते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो वो जब स्किन के ऊपर पड़े होते हैं, तो अगर कोई बैक्टीरिया ऊपर से आता भी है, तो एक तो पानी नहीं है, एक उसमें कोई जिंदगी नहीं है, कोई होस्ट उसको नहीं मिलता। तीसरी, अगर उसमें लैक्टिक एसिड या सीबम ऑयल या इस तरह की चीजें हों, तो उसकी वजह से उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और स्किन के ऊपर ही वो मर जाता है ड्यू टू दिस सिक्रेशन, चाहे वो सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशन हो, चाहे वो स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रेशन हो। लेकिन सिक्रेशन की वजह से भी हमारे पास इम्यूनिटी में हेल्प आउट हो जाता है। इसके अलावा यही जो सेबेशियस ग्लैंड है, ये हमारे पास वाटर प्रूफ होता है। क्या होता है हमारे पास? वाटर प्रूफ होता है। जब ये स्किन के ऊपर पड़ा होता है, तो इसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो वाटर प्रूफ रहती है। चाहे हम उसको धो लें, साफ तो हो जाएगी, लेकिन पानी उसमें जज़ब नहीं होता। वो एक किस्म का वाटर प्रूफ सिस्टम जो है, मैकेनिज्म है, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डर्मिस। अब चलते हैं तीसरी लेयर पे, जो कि आसान है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे साथ में। और वो क्या है? हाइपोडर्मिस, या दूसरा नाम सबक्यूटेस, तीसरा नाम सबक्यूटेनियस लेयर। तो ये जो तीसरी हमारे पास है हाइपोडर्मिस। अब बेसिकली इस डर्मिस के अंदर क्या होता है? ये सबसे निचली लेयर होती है मसल्स के ऊपर। सबसे निचली लेयर जो हमारे पास स्किन की है वो हाइपोडर्मिस है। और इस हाइपोडर्मिस के अंदर बेसिकली हमारे पास एक तो कोलेजन प्रोटीन होता है, वो यहां पर भी होता है। एक एक्स्ट्रा चीज जो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास फैट्स होते हैं। क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। अब ये जो फैट्स हैं, अब ये फैट्स क्या काम करते हैं? फैट्स का काम क्या होता है? ये एज अ इंसुलेटर काम करेंगे। क्या करेंगे? इंसुलेशन के तौर पर काम करते हैं। एक तो इंसुलेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, मतलब ठंड को रेगुलेट वगैरह कर रहे होते हैं। ठंड को, ज्यादा ठंड हो तो उसको अंदर नहीं आने देते, क्योंकि इंसुलेटर है। दूसरा ये है कि हमारे पास फैट्स जो वो एनर्जी रिजर्वायर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। हमारी जो बॉडी है वो अपना अगर एनर्जी को रिजर्व रखना चाहती है, तो उसको फिर सबक्यूटेनियस लेयर के जो फैट्स है उसमें कन्वर्ट कर देती है। तो इसकी वजह से क्या है कि एनर्जी वहां पे स्टोर रहती है। एनर्जी क्या रहती है? स्टोर रहती है। इसी तरीके से ओवरऑल अगर स्किन की बात करें, तो ये स्किन जो स्वेट ग्लैंड्स की वजह से जो हमारे बॉडी का मैक्सिमम जो पानी स्टोर होता है, वो भी स्किन के अंदर स्टोर होता है। किसके अंदर स्टोर होता है? स्किन के अंदर स्टोर होता है। तो तीसरी लेयर हमारे पास हाइपोडर्मिस थी, जिसके अंदर एक कोलेजन प्रोटीन होते हैं। वही वाली बात, इलास्टिसिटी और सख्ती और थोड़ा आपस में उसको जोड़े रखना इस काम में आ जाता है। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है फैट्स। तीसरी बात कि जो हमारे पास एपोक्राइन है, अगर हम आर्मपिट्स की स्किन लेते हैं या प्यूबिक रीजन से स्किन लेते हैं, तो वहां पे हम हाइपोडर्मिस के अंदर फिर एपोक्राइन ग्लैंड जो स्वेट ग्लैंड है वो भी दिखने को मिलेगा। अब जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या करते हैं? जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड किस्म का स्वेट रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उस स्किन के ऊपर वो वाले बैक्टीरिया जो कि बॉडी ओडोर को, बॉडी की खुशबू बदबू जो भी है, एक वो जो खास किस्म के हमारे पास बॉडी की खुशबू होती है किसी भी इंसान की, वो ड्यू टू दैट बैक्टीरिया होते हैं। और उन बैक्टीरिया को नरिश कौन करते हैं? ये जो एपोक्राइन से स्वेट निकलता है, जो कि आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में होता है। जबकि दूसरा जो हमारे पास मैरोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, वो ट्रू किस्म का जो स्वेट है ओवरऑल बॉडी, पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं, सिवाय पाम के। किसके? पाम के और फीट के। जो फीट है, आई थिंक सो ये पाम्स में बहुत कम होते हैं और फीट में, और सेबेशियस ग्लैंड भी खास तौर पर वो पाम्स में और जो पैरों के नीचे जो तलवे हैं वहां पे ये बहुत कम होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्किन, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन वगैरह। फंक्शन के हवाले से अभी हम वन बाय वन इसकी जो नेमिंग है वो करते हैं। यहाँ पे कुछ बाल होते हैं। एक और बात याद आई, ये जो हमारे पास डर्मिस है, ये डर्मिस भी दो लेयर्स में होता है। किसने में? दो लेयर्स में होता है। जो ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर होती है, जो कि हाइपोडर्मिस के साथ होती है। तो जो हाइपोडर्मिस के साथ होती है उसको बोलते हैं रेटिकुलर। उसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलर लेयर। और ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं पैपिलरी लेयर। क्या बोलते हैं? पैपिलरी लेयर। तो सबसे नीचे हाइपोडर्मिस, फिर रेटिकुलर, फिर पैपिलरी जो कि डर्मिस का पार्ट है, उसके बाद बेसल लेयर, फिर स्क्वेमस लेयर, फिर हॉर्नी लेयर। ठीक है, इस लेयर्स के हवाले से भी इसको याद कर लो। तो ये जो हमारे पास सबसे बाहर की लेयर थी, ये क्या थी? हॉर्नी लेयर थी।
या फिर स्ट्रैटम कॉर्नियम था। इस हॉर्नी लेयर के अंदर के नीचे हमारे पास क्या थी, स्क्वैमस लेयर, और उसके नीचे बेसल लेयर। और ये तीनों क्या थे, ये तीनों, ये जो इसको अगर ओवरऑल हम कंसीडर करें तो ये एपिडर्मिस था। ये क्या था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के आगे हमारे पास क्या था, कौन सा पार्ट था, डर्मिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट है डर्मिस। और डर्मिस के नीचे क्या था, हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेस। डर्मिस के अंदर भी हमारे पास क्या, कौन कौन से ग्लैंड थे, एक हमारे पास स्वेट ग्लैंड था, कौन से वाला, ये वाला स्वेट ग्लैंड। कौन सा वाला था, ये मैरोक्राइन था, ठीक हो गया, जो कि ये मैरोक्राइन डक्ट की फॉर्म में, इसको मैरोक्राइन डक्ट बोलेंगे हम, या कोई भी डक्ट हो, ये नालियां जितनी भी ये डक्ट है। इसी के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स है, यहां से इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर हमारे पास क्या थे, ब्लड वेसल्स से, आर्टरीज और वेन्स की फॉर्म में और कैपिलरीज की फॉर्म में। इसी के अंदर हमारे पास हेयर फॉलिकल था, क्या था, हेयर फॉलिकल। इसी के अंदर हमारे पास हेयर बल्ब भी था, ये जो बालों की जड़ है ये भी था हमारे पास, इसको भी यहां पे लिख लेते हैं, हेयर बल्ब। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर सेबेशियस ग्लैंड भी था, तो इसको यहां पे, बल्कि ये स्वेट ग्लैंड हो गया, ये नर्व एंडिंग्स हो गई, ये क्या थी, नर्व एंडिंग्स। इसी के अंदर हमारे पास लिम्फ वेसल्स थे, क्या थे, लिम्फ वेसल्स। इसी के अंदर हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड है, क्या है, सेबेशियस ग्लैंड, जो कि क्या रिलीज करता है, सीबम ऑयल रिलीज करता है, स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिलीज करते हैं। ये हमारे पास जो लाइन थी जो कि डर्मस को एपिडर्मिस से जुदा कर रही थी, इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट लाइन या फिर बेसल लेयर। इसी बेसमेंट लेयर के अंदर ये जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, इसको क्या बोलते थे, लैंगरहैन सेल्स, जो कि इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है कि मैंने टॉलरेट कब करना है और मैंने इन्फ्लेमेशन कब करनी है। लैंगरहैन सेल्स हो गए जो कि इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। इसी के साथ हमारे पास मेलानोसाइट्स थे, जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस कर रहे थे, मेलानोसाइट्स। और कुछ हमारे पास बाकी क्या थे, कैरेटिनोसाइट्स थे, जो कि केराटिन को प्रोड्यूस कर रहे थे, कैरेटिनोसाइट्स। ऊपर वाली जगह डेड स्पेस होती है और उस पर ये सिक्रीशंस वगैरह आती हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है वो ग्रो करना उसके लिए मुश्किल होता है। ठीक हो गया, ये बात भी हो गई। उसके बाद और क्या चीज रह गई, ये नीचे हमारे पास क्या था, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ये क्या है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। और इसके साथ ये जो निचली हाइपोडर्मिस थी, बाकी इसमें फैट्स के टिश्यूज थे, फैट्स टिश्यूज हो गई। और क्या चीज, कोई चीज जो कि हमारे पास रह गई हो और हमने यहाँ पे मेंशन ना की हो, ब्लड भी हो गया, ब्लड वेसल हो गए, सीबेशियस हो गए, नर्व एंडिंग्स हो गई, हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हो गए, लिम्फ वेसल्स हो गए। बाकी ये जो जगह है यहाँ पे हमारे पास एपिक्युलरी जो कोलेजन वगैरह है, कोलेजन और इलास्टिन हो गए, वो चीजें हमारे पास, कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट, आई थिंक सो कि काफी सारी बातें, काफी लंबा लेक्चर चला गया, लेकिन काफी सारी बातें हमने स्किन के हवाले से देख ली और उसके थोड़े बहुत फंक्शंस भी देख लिए। तो काफी लंबा लेक्चर था, लेकिन अगर इसको पार्ट्स में देख लो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन देखना सारा लाजमी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। और अगर स्किन के बारे में कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो या कोई जगह समझ ना आई हो या कहीं पे मिसकंसेप्शन को, मतलब कुछ भी जो कंफ्यूजिंग हो, तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर लिया करो। बाकी बुक में जितना लिखा हुआ है याद उसी को रखना है, लेकिन कंसेप्ट के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डाटा होता है, इसलिए एक ही जगह पे स्किन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास बातें हैं, अभी इसमें बहुत सारी करने को बातें होती हैं, लेकिन उस तरफ हम जाएंगे नहीं क्योंकि वही बहुत एडवांस लेवल पे हो जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।